हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। इससे पहले मेरा जो वीडियो आया था उसमें भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए थे और इसमें भी 30 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में फ्रेंड्स आया हुआ है। ये जितने भी हम क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, हर एक क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। इससे क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए फ्रेंड। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, उसमें ये क्वेश्चन आपके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है फ्रेंड, ठीक है। चलिए फिर आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थर्मस में दो ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण संचरण को किस विधि के द्वारा रोकता है। अब आपको बताना है ये किस विधि के द्वारा रोकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। संचालन और संवहन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए निर्वात ऊष्मा का कुछ अलग होता है। आपको बताएं निर्वात का मतलब क्या होता है? जिसमें वायु नहीं होती है, ठीक है। ऊष्मा का कैसा होता है? ये कुछ अलग होता है जिसमें चालन एवं संवहन दोनों विधियों द्वारा ऊष्मा संचरण नहीं होता है। चूँकि विकिरण के माध्यम से आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है, ठीक है। चलिए फिर 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऐसा क्या है, मीटर है या क्या है, जिससे आपको किसमें नापना है? ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ताप युग्म, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए पानी को वाष्प में परिवर्तित करके वाष्प द्वारा टरबाइन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मारोधी नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऊष्मारोधी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से देख लेते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा ये क्या है, एल्युमिनियम है, हवा है, कांच है या पत्थर है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से राइट आंसर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। एल्युमिनियम आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 डिग्री पर उपस्थित वाष्प को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा लगेगी, ठीक है बच्चों। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? 80 कैलोरी या 60 कैलोरी या 40 कैलोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात कर लीजिए इसमें से, तो बच्चों इसमें एक फार्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा T का, ठीक है। उसका आप लोग यूज करेंगे। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 80 कैलोरी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। कह रहा है कि धातु की 4 गेंद कह रहा है कि धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, ठीक है। धातु की कोई 4 गेंदों को सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म हो जाएगी? देखिए बच्चों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको सूर्य के धूप में रखने पे वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगी, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? तो ये आपको लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर लोहा है, बट नहीं बच्चों, तांबा है, कॉपर। कॉपर क्या होता है बच्चों? आप जितनी ज़्यादा धूप में रखेंगे वो बहुत ही जल्दी उसमें रिएक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी वो हीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास तांबे की कॉपर की बॉल है तो सबसे ज़्यादा हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है बच्चों, ठीक है। सबसे ज़्यादा पहली बॉल तांबे की हीट होगी, फिर एल्युमिनियम की होगी, फिर जाके लोहे की होगी बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम दर्शनीयता देता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा दर्शनीयता देता है, मतलब दर्शनी का मतलब सबसे ज़्यादा दिखता है, दूर से भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पीला, येलो, ठीक है बच्चों। राइट आंसर आपका येलो हो जाएगा, ठीक है। पीला रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक दर्शनीयता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका क्या कारण है? आपको देखिए ऐसा क्या होता है कि हम लोग जो है सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले देख लेते हैं। सूर्य उगता नहीं है बट लालिमा दिखाई पड़ती है, चाहे सुबह हो या फिर शाम को हो, एक लालिमा दिखाई पड़ती है बच्चों। तो आखिर किसकी वजह से, किसके कारण से हम लोग देख सकते हैं? आखिर वो क्या है? वो प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, या प्रकीर्णन है, या फिर विवर्तन है? तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा अपवर्तन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अपवर्तन की वजह से हम लोग इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं, देख पाते हैं, ठीक बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कौन सा था, ये 37 था। 38 देख लेते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 38 नंबर कह रहा है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। ये तो सभी को पता होगा, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं बच्चों। तो इसमें से देखिए, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 7, ठीक है। आपको पता है, आपको बच्चों को पता होगा कि एक स्पेक्ट्रम बनता है ना, एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें आपको कौन कौन से रंग देखने, देखिए इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम होता है। इसमें इधर रेस जाती है, ये 7 भागों में बढ़ जाती है ना, जैसे बैंगनी है, जामुनी है, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में बढ़ जाता है, ठीक। जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है कौन सा है। जो एक श्वेत मतलब सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म का मतलब इससे जब गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे 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 होता है, ठीक है। आपको बताना है सबसे कम कौन सा विचलित होता है, ठीक है। एक सबसे अधिक विचलित होता है और एक सबसे कम विचलित होता है। तो कौन सा सबसे कम विचलित होता है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बच्चों बताना है, ठीक है। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि आखिर इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से सोचिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा, फिर बताइएगा बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका रेड हो जाएगा, मतलब कि लाल हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा बच्चों, ठीक है। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तब वह 7 विभिन्न रंगों में विचलित हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो विबग्योर जिसे कहते हैं, जिस तथा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। देखिए बच्चों ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका प्रिज्म में इधर से किरण गुजारी जाती है, ये आपका विबग्योर हो जाता है बच्चों, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे रेड, यहाँ पे वायलेट होता है, यहाँ पे रेड होता है, ठीक है। तो सबसे लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल का सबसे कम होता है। और ये जब ऐसे बनता है ना बच्चों, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये इसको यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। तो ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे वायलेट है, यहाँ पे होना, और यहाँ पे रेड का सबसे कम होता है और वायलेट का आपका सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसको आमतौर पर किसमें यूज़ किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों क्या होने वाला है, तो इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा संचार, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो बच्चों सबसे अधिक किसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर का होता है। आपको पता है जो हम लोगों का इंटरनेट जैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है बच्चों, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो प्रकाशीय गेज है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा परावर्तन, ठीक है। परावर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। अपवर्तन मतलब आप ये समझ लीजिए एक ऐसी कोई चीज़ है, इसमें से अगर यहाँ पे कांच का एक गिलास है, ठीक है, यहाँ से कोई रेस गई और ये ऐसे मुड़ गई, ये क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। कोई रेस यहाँ से गई और फिर पुनः उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, ये क्या होता है, ये होता है परावर्तन, ठीक है बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे प्रसिद्ध क्या थे। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। फिर भौतिक शास्त्री का मतलब क्या हो गया, इनको फिजिक्स का अच्छा खासा नॉलेज था अल्बर्ट आइंस्टीन को। उनको आपको पता है E = mc² इन्होंने ही बताया था, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश के किससे इंद्रधनुष बनता है। अब आपको बताना है कि जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश से प्रकाश के किस चीज़ के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है, तो ये होता है आपका टोटल आंतरिक परावर्तन बच्चों, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका बच्चों सी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। ये कोई 8 भुजाओं वाला कोई प्रिज्म है बच्चों, ठीक है। उसमें आपको बताना है कि कितने फलक होते हैं, ठीक है। इसमें आपको फलक बताना है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा 10। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, देखिए कुल आपको बता, देखिए जो आपका ये अष्टभुजाकार प्रिज्म होता है उसमें 2 तो अष्टभुजाकार तथा 8 आयताकार फलक होते हैं, ठीक है। तो 2 और 8 मिला के कितना हो जाता है, टोटल आपके 10 हो जाते हैं, 10, ठीक है।
45 देख लेते हैं। पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। अब आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका बच्चों फार्मूला होता है, आप उस अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से राइट आंसर आपका 8/9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि आपको 4 बांसुरियाँ दी गई हैं। बांसुरी जो बजाई जाती हैं वो आपको 4 बांसुरी दी गई हैं, जिनकी लेंथ कौन सी? एक की 10 है, फिर 15 है, 25 है और 20 है, ठीक है। मतलब 10, 15, 20, 25 है सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सी बांसुरी से ध्वनि की सबसे उच्च आवृत्ति प्राप्त होगी? अब आपको बताना है कि सबसे तेज बांसुरी कौन सी बजेगी, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको राइट आंसर बताना है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? तो अगर बात कर ली जाए इसमें से राइट आंसर की, तो आप लोग सोच रहे होंगे जो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी वही राइट आंसर होना चाहिए, है ना बच्चों? यही तो आप लोग सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? जो सबसे छोटी बांसुरी रहेगी उसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी क्या है, उसकी सबसे अधिक होगी, ठीक है। जो देखिए क्या होता है, फार्मूला होता है P=1/f, ठीक है। तो आपको पता है जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतना ही इसका मान क्या होगा? अधिक से अधिक होगा। इस वजह से क्या होगा बच्चों? राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? मतलब जब मैक नंबर कितना हो? 1 हो, 1 हो, तो बच्चों उसमें क्या होता है? तो उस ध्वनि को बच्चों क्या कहते हैं? तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? तो उसमें से राइट आंसर बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ध्वनिक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसमें राइट आंसर आपका ध्वनिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। आपको बताना है कि ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है? आपको राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसमें से राइट आंसर बच्चों आपका क्या होने वाला है? देखिए इसमें भी फार्मूला का यूज होता है। आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है? V/√T होता है बच्चों, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग बेस पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 61 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, 49 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व तो अधिक होता है? अब आपको तो हमें देखिए तारत्व का मतलब होता है पिच बच्चों, ठीक है, पिच होता है। इसमें आप बताना किसकी ध्वनि का तारत्व तो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें से किसका ध्वनि का तारत्व तो अधिक होगा बच्चों? इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर बात कर ली जाए बच्चों पिच की, तो देखिए इस एक्चुअल में क्या होता है, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए एक से दो चीज़ें हैं, हम आपको एक दो चीज़ें बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर कभी भी बात तारत्व की पिच की जाए ना, तो आपको लग रहा होगा कि सबसे अधिक किसका होगा? तो आपको लग रहा होगा शेर के दहाड़ने की, क्योंकि शेर सबसे अधिक तेज़ दहाड़ता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। जो मच्छर की जो भिनभिनाहट आपको सुनाई पड़ती है ना, सबसे अधिक तारत्व तो इसी का होता है बच्चों, ठीक है। और सबसे कम तारत्व अगर पूछें तो किसका होता है? तो सबसे कम तारत्व तो शेर के दहाड़ने का होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको अगर इसमें आपको अपोजिट आंसर देना रहता है। सब अगर आपको लगे कि नहीं सबसे मतलब ऐसा होता है जिसकी आवाज़ मोटी होती है। एक्चुअल में देखिए अगर मेल और फीमेल की बात कर ली जाए, तो मेल का जो तारत्व तो क्या होता है? कम होता है। फीमेल का तारत्व तो क्या होता है? अधिक होता है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें रहती हैं, ठीक है। सॉरी। चलिए देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिसर में ध्वनि तारत्व की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी क्या होती है? श्रव्य परिसर का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जो हम लोग सुनते हैं, ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं बच्चों, जो हम लोगों को सुनाई पड़ती है, उसको ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, उसमें आपको बताना है कि उसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होती है। इससे कम हम लोग सुन नहीं सकते और इससे अधिक सुनने की क्षमता नहीं हम लोगों में, ठीक है बच्चों। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला बच्चों, 51 नंबर। तो अगर बात कर ली जाए 50 नंबर 1 के क्वेश्चन की, तो क्या ये कह रहा है कि एक स्वरित्र यंत्र वायु में सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है। तो आपको बताना है ध्वनि का तरंग दैर्ध्य बच्चों क्या होता है। देखिए बच्चों ये भी फार्मूला बेस है, आपने अगर पढ़ा होगा बच्चों, तो लेमडा बराबर कितना होता था? लेमडा बराबर V/N होता था, ठीक है। उसी के बेस पे अगर आप रखेंगे इसको बच्चों, तो आपका राइट आंसर देखिए V यहाँ पे क्या है बच्चों? V आपका 330 है, ठीक है। और एन का मान कितना है? तो 256 है बच्चों, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग जाएगा 1.29, ठीक है।
के समथिंग जाएगा बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि डॉपलर प्रभाव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉपलर प्रभाव आपने पढ़ा होगा बच्चों। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, देखिए जो जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे तो डॉपलर प्रभाव किसमें था, ध्वनि से रिलेटेड था। अब बताइए ध्वनि से रिलेटेड किसमें था, इधर से जब एक ट्रेन आती थी छुक 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 करते हुए हॉर्न देती थी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति कोई खड़ा रहता था, उसको पता चल जाता था कि इधर से ट्रेन आ रही है, अभी दूर है। जैसे जैसे वो पास में आती थी उसको उसकी आवाज़ तेज़ सुनाई पड़ती थी। ट्रेन इधर से आती थी तो उसको पता चल जाता था कि नहीं ट्रेन इधर से आ रही है। और अगर कोहरा वगैरह होता था तो उसकी साउंड से वो पता चल जाता था, उसको समझ में आ जाता था। ये चीज़ हम लोगों ने किस में पढ़ी थी, तो डॉपलर प्रभाव में पढ़ी थी। ठीक है, राइट आंसर आपका ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर कह रहा है कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो अपनी स्वाभाविक भी ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। ये देखिए बच्चों वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, अभी हमने बताया तो उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। अब आपको बताना कि जो बिग बैंग थ्योरी है बच्चों, ठीक है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें से अगर बात कर ली जाए राइट आंसर की बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट में क्या बताया गया था, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 96,500 कूलाम विद्युत धारा से विद्युत अपघटन करने पर एसटीपी पर कितने लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। बच्चों आपको बताना है कि कितने लीटर ऑक्सीजन जो है मिलती है, प्राप्त होती है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर बात कर लीजिए तो इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा 22.4। क्यों, कैसे होता, क्योंकि देखिए बच्चों इसमें आपको ये दे ही रखा है। और अगर बात करें एस टी पी पे तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा 22.4 मतलब कि 22.5 लीटर समथिंग होता है। ठीक है, चलिए फिर 56 नंबर कह रहा है कि पीजो विद्युत प्रभाव द्वारा विद्युत उत्पादन है। जो पीजो विद्युत प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, किसके द्वारा विद्युत उत्पादन है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेशर बच्चों। ठीक है, प्रेशर जिसे बोलते हैं, इसमें राइट आंसर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, पीजो विद्युत प्रभाव दाब पर विद्युत उत्पादन है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एन समरूप है, कोई एन समरूप है बच्चों, ये आपका उससे रिलेटेड है। देखिए आपने पढ़ा होगा जब फार्मूला बेस पे, ये देखिए ऑप्शन में आपको दे रखा है बच्चों, आपने इसमें से कौन सा फार्मूला पढ़ा है। तो आपने अगर पी और एन की बात कर ली जाए, ठीक है, पी और एन की बात कर ली जाए बच्चों, तो आपने जो आपका शक्ति कितने शक्ति लगेंगे, तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा पी अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर किस में होगा, पी अपॉन एन एंड डी में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए। भारत में पूर्ति आवृत्ति मतलब सप्लाई फ्रिक्वेंसी के परिवर्तन में छूट की अनुमति है, तो छूट की अनुमति कितनी है। देखिए आपको पता है बच्चों, अगर नहीं पता है तो आप लोग जानिएगा कि क्या होता है, छूट की अनुमति कितनी होती है, तो 3 होती है। ठीक है, प्लस माइनस की कितनी होती है, 3% आपकी छूट की अनुमति होती है। ठीक है, जो आपके सप्लाई फ्रिक्वेंसी है अपने, हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए अपने यहाँ कितनी फ्रिक्वेंसी हर्ट्स है, तो 50 हर्ट्स है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 59 क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। देखिए आपने जो बोल्ट देखा है ना बच्चों, बोल्ट जो गोल गोल होता है बच्चों, इसमें जो ये चीज़ होती है, अब आपको बताना है कि किस भाग में क्रेस्ट कहते हैं, किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, इसके किस भाग को बच्चों क्रेस्ट कहते हैं। तो निचले भाग को या फिर कौन से, मतलब निचले भाग को, ऊपरी भाग को, मध्य भाग को, या फिर कौन से भाग को। तो बच्चों जो आपको इसमें सबसे जो ऊपरी भाग रहता है ना, जो सबसे ऊपरी, देखिए बोल्ट मान लीजिए ये है बोल्ट, ठीक है, ये बोल्ट है, तो इसका जो सबसे ऊपरी भाग रहता है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सी फॉर क्रेस्ट, सबसे ऊपरी भाग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, देखिए फ्लेमिंग के कितने नियम है, एक तो राइट हैंड है, एक तो लेफ्ट हैंड है। ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड की बात की गई है। लेफ्ट हैंड नियम का नियम किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है बच्चों, किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये देखिए आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से आपको बताना बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से अगर बात कर लीजिए राइट आंसर की, तो चुंबकीय क्षेत्र के चालक ले जाने वाली विद्युत धारा की दिशा। ठीक है बच्चों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों, आज का सेशन यहीं तक कंप्लीट हो गया हमारा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में या कुछ भी कोई क्वेरी है बच्चों ना,
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।